बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख के बड़े दिनों में से एक बड़ा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर उठेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 27 अप्रैल का दिन दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत 21 अरब रुपए जारी कर दे। वो हुकूमत ने जारी करने से साफ इनकार कर दिया। कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ, काबीना का इजलास हुआ और इसके साथ साथ इत्तेहादी पार्टियों का इजलास हुआ। इत्तेहादी पार्टियों के इजलास में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे थे, उनकी ज़ुबान और उनका अंदर एक साथ नहीं थे। ऐसा लगता था कि मियाँ शहबाज शरीफ को किसी ने पकड़ कर बैठाया हुआ है। उनके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं और पीछे उनकी गर्दन को चिमटे से पकड़ा हुआ है और शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं किसी और की ज़ुबान बोल रहे हैं। उनकी तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा था, ना उसको इखलाकी दायरे में शामिल किया जा सकता है, ना सियासी दायरे में शामिल किया जा सकता है। वो अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां दे रहे थे। शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर ऐसा नहीं करते, लेकिन किसने उनकी दुम पर पाँव रखा हुआ था, किसने उनका बाजू मरोड़ा हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब ये सारा कुछ कह रहे थे कि हम 3 जज के फैसले को नहीं मानते, हम उस फैसले को मानते हैं जो 4-3 ने दिया है। ऐसा बेंच कभी बना ही नहीं मौजूदा हालात में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ऐसा कह रहे थे। और फिर असम्बली के इजलास के दौरान, काबीना के इजलास के दौरान और इत्तेहादी जमातों के इजलास के दौरान जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता रहा, ऐसा पहले कभी नहीं कहा गया। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाए। ऐसा ही मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी कभी कहा गया था। पहले सुनते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से क्या कहा गया। मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब। ये बिलावल कह रहे हैं तौहीन पार्लियामेंट हुआ है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। ये कैसे हो सकता है कि एक इदारा अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले, सुप्रीम कोर्ट अदालत, कि वो हमें हुक्म करे कि आईन तोड़ो, हमें हुक्म करे कि पार्लियामान का बात ना मानो। ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। पहले काम करो फिर वापस आके पार्लियामान से कह दो। ऐसा पहले होता रहा है। स्पीकर, ये गैर कानूनी, गैर आईनी, आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। जी, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जाए। बुलाकर क्या किया जाए? आज चीफ जस्टिस साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। उनकी तबीयत भी इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने आज इस केस को देखने का इरादा किया है। देखते हैं कि इस केस से क्या निकलता है, इसमें क्या पेशरफ्त होती है। क्या शहबाज शरीफ साहब पर कोई तौहीन अदालत लगेगी? जिन लोगों ने अदालत को इतना ज़्यादा डिग्रेड किया है, इतना ज़्यादा जलील किया है, इतना ज़्यादा रुसवा किया है, पार्लियामेंट के फोरम पर, काबीना के इजलास में, इत्तेहादियों के इजलास में, इस पर देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से क्या नोटिस लिया जाता है। वैसे चीफ जस्टिस साहब को वही करना चाहिए जो आइन कहता है, जो कानून कहता है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई पंचायत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था कि वो पंचायत है, लेकिन इन लोगों की तरफ से 20 अप्रैल को ये कहा गया। जिस बेंच को कहते हैं शहबाज शरीफ के हम नहीं मानते, उस बेंच के सामने ये लोग जाते हैं। ख्वाजा साद रफीक जाते हैं, अयाज सादगी जाते हैं, कमर जमान कायरा जाते हैं, फरूक चनायक जाते हैं, अटॉर्नी जनरल जाते हैं, सराजुल हक साहब जाते हैं। वहाँ पे मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि आज हम मुशावरत नहीं कर सकते, हमें कुछ दिन दे दिए जाएँ, मुज़ाकरात कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन लोगों की दरख्वास्त पर 27 अप्रैल का दिन दिया गया था, जो आज वो दिन आ गया है। इस रोज़ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जाती है आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। जैसा कि मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि अदालत कोई पंचायत नहीं है, कोई सियासी फोरम नहीं है, ये अदालत है। इसको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला किया है। उसको शहबाज शरीफ की तरफ से मानने से इनकार कर दिया गया है। आज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और ये लोग क्या करते हैं। कल तक ये बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, बड़े परेशान थे। इनके हामियों की तरफ से या इनके जो लोग पेरोल पर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब कंप्रोमाइज हो चुके हैं, चीफ जस्टिस साहब डर गए हैं। अब जो हुकूमत चाहेगी और उनके जो हैंडल चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब,
وہی کریں گے. اگر ایسا واقعی ہو گیا ہوتا تو کل پھر ہر ایک لیڈر کی فرسٹریشن نظر نہ آتی. جاوید لطیف اور مرتضیٰ جاوید عباسی یہ قومی اسمبلی کے اندر لڑ پڑے ہیں. کیوں لڑ پڑے ہیں؟ کس چیز کا مقابلہ تھا؟ مقابلہ ان کا خوشامد کا تھا کہ میں نے نواز شریف کی پہلے خوشامد کرنی ہے. دوسرے کا یہ تھا کہ میں نے نواز شریف کی پہلے خوشامد کرنی ہے. دونوں خوشامدی ہیں، بہت بڑے خوشامدی ہیں. خوشامد کرنے پر وہاں پہ لڑ پڑے کہ پہلے مجھے موقع دیا جائے. یہ ان کی پارٹی ہے، یہ ان کی اوقات ہے. بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ببانگ دوحل کہا گیا، قومی اسمبلی کی اجلاس کے اندر کہا گیا کہ چیف جسٹس کو استحقاق کمیٹی میں بلایا جائے. کیوں بلایا جائے؟ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے. آپ تو پارلیمنٹ کے اندر کسی جج کا کنڈکٹ بھی ڈسکس نہیں کر سکتے، اس پر بھی بات نہیں کر سکتے. کیسے آپ لوگ بلا لیں گے چیف جسٹس کو؟ ایسی خواہش کا اظہار میاں نواز شریف کی طرف سے بھی کیا گیا تھا. مدتوں پہلے کی بات ہے. یہ وہی دور ہے جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا. کیسے حملہ کیا گیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب اس وقت کیا چاہتے تھے؟ تھوڑا سا چلتے ہیں چودھری شجاعت حسین کی کتاب کی طرف. کتاب کا نام ہے سچ تو یہ ہے. کتاب کے صفحہ نمبر 152 پر چودھری شجاعت حسین اس دور کی یاد تازہ کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں. چودھری شجاعت حسین اس دور میں سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج چودھری شجاعت حسین جھوٹ کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. لیکن پہلے آ جائیں اس طرف جب سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا. چودھری شجاعت حسین کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. اس دور کا سب سے اہم واقعہ سپریم کورٹ پر نون لیگ کے کارکنوں کا حملہ ہے. سپریم کورٹ میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مقدمہ کی سماعت جاری تھی کہ ایک صبح مجھے اپنے ذرائع سے اطلاع ملی کہ کچھ لوگ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کے لیے لاہور سے چل پڑے ہیں. میں نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ اس طرح مجھ تک یہ اطلاعات پہنچی ہیں، آپ ان لوگوں کو اسلام آباد داخل ہونے سے روکیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھے اطلاع ملی کہ یہ لوگ اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے ہیں. میں نے دوبارہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ یہ بہت غلط بات ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آئی جی پنجاب بھی اس سازش میں شریک ہیں اور حکومت کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب میں نے خود گاڑی نکالی اور سپریم کورٹ پہنچا. اس وقت جج صاحبان پچھلے دروازے سے سپریم کورٹ میں داخل ہو رہے تھے. میں نے سپریم کورٹ سے کہا کہ کچھ لوگ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ بسوں پر اس کام کے لیے آ رہے ہیں ان کو گجر خانے میں ہی روک لیں. پولیس افسر یس سر کرتے رہے. میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا. 2 گھنٹے بعد خبر ملی کہ سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا ہے. چودھری شجاعت حسین کتنے لائق تھے، کتنی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ ان کی باتوں پر یقین کر کے یہ واپس آ گئے اور ان کے جانے کے بعد پھر سپریم کورٹ پر حملہ ہو گیا. یہ چودھری شجاعت حسین بتا رہے ہیں. مزید چودھری شجاعت حسین یہ کہتے ہیں اس موقع پر ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کوئی مظاہرین کو روک نہیں رہا تھا. مظاہرین سپریم کورٹ کا گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے. اس کے بعد جو ہوا وہ اب پوری قوم جانتی ہے. تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کے ججوں کو اپنی جان بچانے کے لیے مقدمات کی سماعت ادھوری چھوڑنا پڑی. ہر کسی کو معلوم تھا کہ اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، لیکن قربانی کے بکروں کے طور پر بعد میں میاں منیر احمد، طارق عزیز، میاں مراج الدین اور چودھری اختر رسول کے نام دیے گئے. حالانکہ شہباز شریف خود اسپیکر پر اعلان کر رہے تھے کہ تمام کارکن کھانا پنجاب ہاؤس سے کھا کر جائیں، وہاں پر قیمے والے نانوں کا انتظام کر دیا گیا ہے. بہرحال میں نے بطور وزیر داخلہ اس واقعے کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی اور یہ بات سب کے علم میں ہے. چودھری شجاعت حسین کیسے کمپرومائزڈ ہوئے، چودھری شجاعت حسین نے اپنی عزت پر کیسے سودا کر لیا، کیسے کمپرومائز کر لیا. یہ وزیر داخلہ تھے، میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ چودھری شجاعت حسین اگر واقعی اصول والے آدمی تھے تو ان کو پھر چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ جاتے، حملہ نہ ہونے دیتے. اگر حملہ ہو گیا تھا تو پھر استعفیٰ دے دیتے. میں نے یہ کہا کہ چودھری شجاعت حسین اس دور میں سچ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن وہ آدھے سچ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج وہ پورے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. چودھری شجاعت حسین کی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. اگلی بات بھی چودھری شجاعت حسین نے جو کی ہے وہ بھی آج کے حالات پر بالکل منطبق ہوتی ہے. آج بھی ججز کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، آج بھی آڈیوز بنائی جاتی ہیں، باہر لائی جاتی ہیں.
चौधरी शुजात हुसैन इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए। सच तो ये है, हमें मज़ीद लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले से पेशतर वज़ीरा नवाज शरीफ के हुक्म पर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के टेलीफोन टेप किए जा रहे थे, जो हर लिहाज से गैर इखलाकी हरकत थी। चीफ जस्टिस को भी इसका इल्म हो गया, बल्कि उनको अपने बेडरूम की साइड टेबल के नीचे लगी रिकॉर्डिंग डिवाइस भी मिल गई। वो अफरोख्ता हुए। उन्होंने तमाम सबूत इकट्ठे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ठान ली। नवाज शरीफ को जब पता चला तो वो बड़े परेशान हुए। चुनांचे उनके कहने पर मैं और खालिद अनवर एडवोकेट चीफ जस्टिस को मनाने उनके घर गए। हमारी दरख्वास्त पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर तो आमादा हो गए, लेकिन अपने बेडरूम के साइड टेबल के नीचे लगी हुई रिकॉर्डिंग डिवाइस उन्होंने हमें भी दिखाई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से तो यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाकर जलील किया जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब इनसे भी 2 कदम आगे चले गए थे। इस हवाले से भी चौधरी शुजात हुसैन ने बात की है। क्या कहते हैं वो? चीफ जस्टिस को जेल भिजवाने की ख्वाहिश। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब से ये कह चुके थे कि कोई ऐसा तरीका निकालें कि चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट की किसी इस्तेहकाक कमेटी में बुलवा कर उनकी सरजनिश करवाई जाए। वज़ीर आज़म के खुशामदी टोले ने इस तजवीज़ की तायद की, लेकिन गौहर अयूब ने कहा कि पार्लिमानी कवायद व ज़वाबित के तहत किसी कमेटी को चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम उठाने का इख्तियार नहीं, बल्कि ख़तरा है कि इस तरह का कोई इक़दाम हुआ तो उसका बहुत सख्त रद्द अमल होगा। लिहाजा चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ ऐसी कोई हरकत ना की जाए। गौहर अयूब के बकौल उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनको अपने साथ चलने के लिए कहा। वो इनके साथ गाड़ी में बैठ गए तो रास्ते में नवाज शरीफ ने उनके घुटने पर हाथ रख कर कहा, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि चीफ जस्टिस को कम से कम एक रात के लिए ही जेल भेज दिया जाए। गौहर अयूब खान ने कहा, खुदारा ऐसी बातें ना करें कि पूरा निज़ाम ही ज़मीन बोस हो जाए, मगर नवाज शरीफ ने गौहर अयूब की नसीहतों पर कान नहीं धरा और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके रहे। शहबाज शरीफ इंतकाम में किस हद तक जा सकते हैं? चौधरी शुजात हुसैन ने इस हवाले से भी थोड़ी सी निकाब कुशाई की है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, जाली पुलिस मुकाबले और शहबाज शरीफ। यहाँ मैं एक वाक़े का जिक्र करता चलूँ। उन्हीं दिनों लाहौर में जेल से 2 कैदियों को निकाल कर मुल्तान रोड पर ले जाया गया और जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। ये दोनों कैदी हाफिज़ कुरान थे। उनके लवाहिकीन ने हाई कोर्ट में इस वाक़े के ख़िलाफ़ केस किया, जो गालबन आज भी चल रहा है। ऐसे केसेस बहुत से हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था, मियां मुनीर को सज़ा दी गई थी, चौधरी अख्तर रसूल को सज़ा दी गई थी, तारक अजीज़ को सज़ा दी गई थी और उसमें 3 लोगों को सज़ा दी गई थी। मियां मिराजुद्दीन के अलावा बाकी 3 का जो हमने जिक्र किया उनको 1-1 महीने सज़ा दी गई थी। और उस केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये सारा किसके कहने पर हुआ। उसके तयन के लिए समाअत फिर होगी और समाअत फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई, जो आज भी इल्तवा में है। तो शहबाज शरीफ पुलिस मुकाबले क्यों करवाते थे? चौधरी शुजात हुसैन लिखते हैं कि पुलिस दरअसल बाद ब्यूरोक्रेट और पुलिस अफसर वज़ीर आज़म का मूड देखकर बात करते थे। कभी कहते मियाँ साहब ये अदालतें आपको कुछ नहीं करने देंगी, मुजरमों का एक ही हाल है, पुलिस मुकाबला, इनको शूट करवा दें। आज भी शहबाज शरीफ को ये कहने वाले लोग मौजूद हैं कि मियाँ साहब अदालतें आपको कुछ नहीं करने देंगी। तो फिर शहबाज शरीफ के साथ तक चले गए। आज का हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा बोझल हो गया है। इसको थोड़ा सा लतीफ़ बनाने के लिए मैं आपको एक और वाक़या चौधरी शुजात हुसैन की इसी किताब से बताता हूँ। रफ़ीक तारड़ कैसे सदर पाकिस्तान बने। सच तो ये है, मैं चौधरी शुजात हुसैन लिखते हैं, रफ़ीक अहमद तारड़ हमारे अजीज़ हैं। उनके भतीजे की शादी मेरी फूफीज़ाद से हुई है। एक रोज़ रफ़ीक तारड़ हमारे इस्लामाबाद वाले घर में आए और बताया कि उन्हें सदारत के मनसब के लिए चुना जा रहा है। वो उन दिनों इस्लामाबाद फेडरल लॉजेस में मुकीम थे। मैंने कहा मैं शाम को उनकी तरफ आऊँगा और तफसीली बात करेंगे। शाम को मैं उनके घर पहुँचा तो वहाँ चंद और लोग भी पहले से मौजूद थे। रफ़ीक तारड़ मुझे अलहदा कमरे में ले गए और बड़े पुरजोश अंदाज में पंजाबी में बताने लगे, शुजात मैं अपनी पेंशन लैन लई नैशनल बैंक लाहौर गया सा, उत्थे मैनू अचानक एक फ़ोन आया। मैं फ़ोन चुकिया थे। फ़ोन करने वाले ने मैनू आख्या, तारड़ साहब मैं नवाज शरीफ बोल रहा हाँ, मैं फैसला किया है कि तुहानू मुल्क दा सदर बना दिता जाए। मैनू समझ नहीं आई कि इस फ़ोन का की मतलब है। आया है फ़ोन नवाज शरीफ का ही है या किसी ने मेरे नाल मखौल किया है। मैं फ़ोन करने वाले ने आख्या मैं तुहानू घर जाके फ़ोन करांगा। मैं घर जाके सोचा कि किधरे मैनू ख्वाब तो नहीं आया।
میں دی تصدیق لی اپنے پٹتے چونڈی وڈی. یہ رفیق طارڑ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اپنے پٹتے چونڈی وڈی. تو مینو یقین آ گیا کہ واقعی یہ گل سچ ہے. چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ پاکستان کے صدر بن گئے, آپ کو مبارک ہو. رفیق طارڑ صاحب گویا طارڑ صاحب قبر سے بولے ہیں کہ میں نے اپنی لت پر چونڈی وڈی. ناظرین اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے, کیا فیصلہ آتا ہے. کیا یہ لوگ سپریم کورٹ پر ایک بار پھر حملہ کریں گے, پھر اسی طریقے سے شہباز شریف اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ آ جائیں وزیر اعظم ہاؤس میں, پنجاب ہاؤس میں قیمے والے نان بٹ رہے ہیں. حملہ جنہوں نے کیا ہے آ کر وہ نان کھا لیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.